नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी मेंस 2025 अब खत्म हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने मेंस के क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे, आप भले ही कितने भी बिगिनर क्यों ना हो, भले ही आपने तैयारी कल क्यों ना शुरू करी हो, आज क्यों ना शुरू करी हो, मैं आग्रह करूंगा कि एक बार मेंस के क्वेश्चन पेपर देखिए। भले ही आपको समझ में ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार अगर आप 5 मिनट 10 मिनट उन क्वेश्चन पेपर्स के साथ गुजारेंगे, आप अगर उनके साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करेंगे, तो आपको एक जो परीक्षा का जो एक एग्जाम का पर्सपेक्टिव है, एग्जाम का जो सोचने का तरीका है, वो आपको समझ में आएगा, है ना। एग्जाम का जो एक विचार है, एग्जाम किस तरीके से काम करता है, यह आपको समझ में आना निश्चित तौर पर शुरू हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि मेंस के क्वेश्चन पेपर्स को एक बार आप लोग जरूर देखें। उसको आप जो है, उसमें कोई डाउट, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं तो अभी शुरू किया है, मैं आराम से 6 महीने बाद देखूंगा। उसको देखने की कोई समय सीमा नहीं है, आप उसको अभी भी देख सकते हैं। खैर, मेंस का एनालिसिस हमारे इस चैनल पे बहुत सारे अध्यापकों ने किया, बहुत सारे शिक्षकों ने किया, आपने अटेंड किया होगा। अब आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जब आप मेंस की तैयारी करते हैं, जब आप सिविल सर्विसेज के मेंस को देने वाले हैं, तो किस तरीके से इकोनॉमिक्स जो है वो वास्तविकता में जितना आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, वो किस तरीके से उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स की हम जब बात करते हैं, तो अगर आप मेंस का सिलेबस देखें तो आपको लगेगा कि वो जीएस 3 में आता है ना। हम सभी अगर आप पाठ्यक्रम देखते आए हैं तो आपको पता होगा कि भाई इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इकोनॉमिक्स कहां पर आएगा, इकोनॉमिक्स हमें जीएस 3 में मिलेगा। और रफली आप मान लीजिए 80 से लेकर 100 नंबर का यह हमारी मान्यता होती है कि करीब करीब इतने नंबर का इकोनॉमिक्स हमको मिलेगा। और यह हमारी इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस है। यह नंबर भी कम नहीं है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा एक अंक है। लेकिन अगर आप मेरे लेक्चर सुनते आए हैं, अगर आप मेरे को फॉलो करते आए हैं, तो मैं हमेशा यह कहता आया हूं कि यूपीएससी में जो सवाल पूछे जाते हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं। जो सवाल पूछे जाते हैं वो एक से ज्यादा विषय से जुड़े होते हैं। वो भले ही किसी भी और पेपर में आए हो, चाहे वो जीएस 1 में हो, चाहे वो जीएस 2 में हो, चाहे वो आपके जीएस 4 में भी क्यों ना हो, ऐसा हो सकता है कि वो मेजरली अर्थव्यवस्था के सवाल हो, मेजरली इकोनॉमिक्स के सवाल हो। और याद रखिएगा, निबंध में भी आप लगभग हर टॉपिक में कोई ना कोई इकोनॉमिक एंगल लगा सकते हैं। लेकिन तब भी मैं एस्से को तो काउंट ही नहीं कर रहा, छोड़ दीजिए, एस्से की तो मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि एस्से ओपन एंडेड होता है। एस्से को हम छोड़ सकते हैं कि एस्से ओपन एंडेड है यार। आपसे पूछा गया कि ठहरा हुआ पानी जो है उसको पानी को साफ करने का बेस्ट तरीका है कि उसको वहीं छोड़ दो। इसका भी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन इस बार आया नहीं एस्से में। इसका भी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन है कि आर्थिक नीतियां जो होती हैं उनमें कई बार अगर आप वेट करें, अगर आप उनमें सुधार का वेट करें, तो प्रैक्टिस के साथ साथ चलते वो नीतियां अपने आप सुधर जाती हैं। आपको हर चीज के लिए नीतिगत बदलाव की कोई खास आवश्यकता नहीं होती, उनकी स्वीकार्यता भी बढ़ जाती है। लेकिन चलिए, मैं एक बार उस एस्से को तब भी मैं इकोनॉमिक्स में काउंट नहीं कर रहा। तो अब जो है अगले 20 मिनट में मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, आधा घंटा लग जाएगा मुझे लगता है, आधे घंटे में, कि किस तरह से 2025 का जो मेंस आया है उसमें अगर आप केवल इकोनॉमिक्स पे आधारित वो क्वेश्चंस जिनका आधार इकोनॉमिक है, अगर आप उनको देखने की कोशिश करेंगे, या फिर जिनको आप इकोनॉमिक्स में जो आपका पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चंस केवल जीएस 3 में नहीं आए। ये क्वेश्चंस जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4 चारों में आए हैं। और कुल मिला के हमारा एनालिसिस ये कहता है अनअकैडमी में कि 17 सवाल इस बार इकोनॉमिक्स के आए हैं मेंस में, और कुल मिला के 210 अंक। यानी कि आमतौर पे जहां हम मानते हैं कि इकोनॉमिक्स 80 से 100 नंबर की है, यह सत्य नहीं है। अगर आपको इस बार इस साल के मेंस में आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का वेटेज वास्तविकता में 210 अंकों का है। और याद रखिए, आपके जीएस 1, 2, 3, 4 चारों 250 नंबर के होते हैं, यानी कि 210 आउट ऑफ 1000। जो जीएस आपका 1000 नंबर का है, उसमें से 210 नंबर का आपसे इस बार इकोनॉमिक्स पूछा गया है। तो बेटा, इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जिसको आपको बहुत दिल लगाकर, बहुत ज्यादा मजबूती के साथ पढ़ना पड़ेगा। उसमें आप किसी भी तरह का कोताही नहीं बरत सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इकोनॉमिक्स को, मैं अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं ना, यार ये विषय तो मेरा वीक है, इसको थोड़ा कमजोर ही छोड़ देते हैं। और खास तौर पे हिंदी मीडियम के बच्चे इकोनॉमिक्स को चुनते हैं इसके लिए कि यार इको थोड़ा वीक है, जाने दो, एक आध सब्जेक्ट तो वीक चलता है ना। इकोनॉमिक्स में आप वो रिस्क नहीं ले सकते। 210 नंबर के साथ आपका रिस्क हो जाएगा, ये मत लीजिए बिल्कुल भी।
भी इकोनॉमिक्स जो है वो वास्तव में आपका जो है सफलता का द्वार है। इकोनॉमिक्स जो है वो आपको सफल करेगा, वो आपका मेंस में सिलेक्शन कराएगा। तो अगले 20-25 मिनट में मैं आपको ये सारे 17 क्वेश्चंस दिखाऊंगा और बताऊंगा कि वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कैसे हैं। सॉल्यूशन हम अलग से करा चुके हैं, सॉल्यूशन पे चर्चा यहां नहीं करेंगे, वो वरना ये वीडियो 3 घंटे का हो जाएगा, वो हम नहीं करेंगे। लेकिन ये 17 क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये इकोनॉमिक्स से कैसे हैं। कैसे हैं, मैं अपनी बात बिना सबूत के नहीं करता, आप जानते हैं। तो भाई साक्ष्य दिखाऊंगा, साक्ष्य के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आप जानते हैं, अगर आप अपनी तैयारी में अनअकैडमी का साथ लेना चाहते हैं, आप अनअकैडमी के जरिए तैयारी करना चाहते हैं, तो 19,999 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है अगर आप अतुल जैन कोड लगाते हैं, और इसका आज लास्ट डे है। यह ऑफर आज खत्म हो रहा है। देश के सबसे बेहतरीन अध्यापक, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबकी कंप्लीट तैयारी, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज आपका जो है, साथ के साथ कंप्लीट सीसैट, ये आपको सब मिल जाएगा अगर आप आज जुड़ जाते हैं अतुल जैन कोड लगाकर, ठीक है। याद रखिएगा, तो आज ही जुड़िए, अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए, ये मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं जीएस 1 से, शुरुआत से शुरू करते हैं। चलिए जीएस 1 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जीएस 1 का पेपर 2025 वाला, क्वेश्चन नंबर 6, ये एक्चुअल पेपर है जो इस बार के जीएस 1 में आया हुआ है। आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने टाइप किया हुआ है, आप इसको पेपर डाउनलोड करके कॉपी में देख सकते हैं। हाँ जी, देखिए मैं आपको बताता हूं। एक्सप्लेन ब्रीफली द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया विद सूटेबल एग्जांपल्स। उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, अगर आप मेरा इकोनॉमिक्स का प्लस पे कोर्स करेंगे तो आप देखेंगे वहां पर मैं एनर्जी चैप्टर आपको पढ़ाता हूं, ऊर्जा का अध्याय पढ़ाता हूं। ऊर्जा के अंदर लगभग आधा हिस्सा जो होता है वो नवीकरणीय ऊर्जा का होता है। तो ये प्योरली इसका जो है आपसे पूछा गया पारिस्थितिक लाभ, एनवायरमेंट के आपको बताने हैं कि पर्यावरण के क्या सुधार होंगे इससे। आर्थिक लाभ ही आपसे पूछे गए हैं कि भैया क्या इकोनॉमिक फायदे हैं, ये बताइए। तो यार आर्थिक लाभ, ये अगर आप कोई सी भी इकोनॉमिक्स की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक उठा लो, मेरा कोर्स उठा लो, किसी दूसरे टीचर का कोर्स उठा लो, सारे इकोनॉमिक्स के टीचर्स ने ये चीज आपको पढ़ाई हुई है। तो इसको आप इकोनॉमिक्स का क्यों नहीं मानेंगे? इसमें आपको डेफिनेटली इकोनॉमिक्स वाला पॉइंट ऑफ व्यू लिखकर आना ही पड़ेगा। ये आपसे पूछा है, ये 10 नंबर का सवाल है, 150 शब्द का सवाल है, आपसे पूछा गया है, आपको इसका उत्तर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देना ही देना है। कहने को ये जीएस 1 में आया है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स का सवाल है। मैं पार्शियली इकोनॉमिक्स का मान सकता हूं, आधा जो है ये इकोलॉजी का है, आधा एनवायरनमेंट का है। तो भाई इसको याद रखिएगा, आधा इकोलॉजी का है, आधा इकोनॉमिक्स का है, माफ कीजिएगा। तो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट इसमें डेफिनेटली है जिसको आपको प्रयोग करना है। इसमें तो कोई डाउट नहीं, सीधा सीधा पूछ ही लिया ना। आर्थिक बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट जहां पूछ लिए तो इकोनॉमिक्स का सवाल हो गया, इसमें तो कोई डाउट बचा ही नहीं ना, कोई डाउट तो है नहीं, अब एकदम क्लियर है, कोई संदेह नहीं है। जहां इकोनॉमिक बेनिफिट पूछे हैं वहां तो ऑब्वियसली आपको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर देना ही देना है, मतलब इसमें तो कोई संदेह की बात बचती नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये तो एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए अब आगे हमारा क्या है, ये आपका है जीएस 1 का पेपर 1 का। ये देखिए जीएस आपका 1 पेपर है, जीएस 1 में क्वेश्चन नंबर 8, आपके इस साल के मेंस के पेपर का क्वेश्चन नंबर 8। यार एकदम क्लियरली 100% इकोनॉमिक्स का सवाल है। ये क्या पूछा गया है? हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेसेस द इश्यू ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अरे यार ये मतलब ये तो आप एज इट इज जीएस 3 में भी पूछ सकते थे। ये तो प्योरली इकोनॉमिक्स का सवाल है। स्मार्ट सिटी ये क्या है? ये भारत सरकार की योजना है, योजना आपकी इकोनॉमिक्स में आती है। अर्बन पॉवर्टी, निर्धनता एक चैप्टर है जिस पर मैं 2 क्लास में पढ़ाता हूं, और निर्धनता जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि ग्रामीण निर्धनता अलग तरह की होती है और शहरी निर्धनता जो है वो अलग अलग तरह की होती है। यह आपको मैं बताता हूं, इसमें चर्चा करता हूं आपके साथ, ठीक है। तो ये तो हमको पता है निर्धनता, तो यार शहरी निर्धनता आप लोगों को मैं पढ़ाता हूं। अर्बन पॉवर्टी की चर्चा आप लोगों के साथ हमेशा करता ही हूं, कोई डाउट नहीं है इसमें। ये तो हमको 100% क्लियर होना चाहिए भैया, इसमें तो कोई डाउट का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो अर्बन पॉवर्टी ये कैसे इकोनॉमिक्स नहीं है भाई, ये आप बताइए। इसके अलावा जो है स्मार्ट सिटी इन इंडिया, ये इसको अर्बन पॉवर्टी को कैसे जस्टिफाई करता है ना, आपकी शहरी गरीबी को कैसे रिजॉल्व करेगा, प्योरली इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। अब ये वितरणात्मक न्याय जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस,
कई लोगों को लगता है कि सर ये तो सुनने में पॉलिटी लग रहा है, क्योंकि इसमें न्याय की बात आ गई। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है, ये मैं बच्चे अक्सर क्या लगता है, जहां पे न्याय शब्द आ गया, न्याय मतलब पॉलिटी, हमको ये लगता है। लेकिन बेटा ये न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब यह है कि जो संसाधन, जो सुविधा मुकेश अंबानी को मिले वो मुझे भी मिले, वो सुविधा एक भिखारी को भी मिले, सबके लिए बराबर सुविधा हो। इसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स के शब्दों में वितरणात्मक न्याय, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को ही हम समावेशी विकास कहते हैं कि नहीं कहते भाई? तो भाई डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है वो और कुछ नहीं है, वो समावेशी विकास है। ये क्या है? ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट का ही कॉन्सेप्ट है। प्लीज याद रखिए, इसमें कुछ और लिखकर नहीं आना है। उस शब्द को जरा अलग तरीके से लिख दिया गया है, उसको समावेशी विकास को बस जरा एक थोड़ा फैंसी सा नाम दे दिया है इन्होंने, जरा अलग सा नाम दे दिया है। मतलब कुछ और नहीं है, मतलब एकदम यही है। जो आपका समावेशी विकास होता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है, एग्जैक्टली यही चीज आपको यहां पर लिख के आनी है। तो भाई ये आपका प्योरली इकोनॉमिक्स का सवाल हो गया कि नहीं हो गया? तो जीएस 1 के 2 क्वेश्चंस पे आ गए, दोनों प्योरली इकोनॉमिक्स के सवाल है। आगे बढ़ते हैं भाई, आपका जीएस 1 का क्वेश्चन नंबर 10। चलो आगे देखते हैं यार। अब ये देखो, क्या आपको लगता है कि वैश्वीकरण का परिणाम केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति ही है? वैश्वीकरण के प्रभाव आपको इकोनॉमिक्स का हिंदुस्तान में हर टीचर पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता? और वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पूछा? सांस्कृतिक प्रभाव नहीं पूछा है। वैश्वीकरण का प्रभाव आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति पूछी है, अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर। यह इकोनॉमिक्स है कि नहीं है? आपको बताना है कि भाई किस तरह से हमारे यहां जो है हम दूसरे देशों की चीजें मंगा रहे हैं, दूसरे देशों की चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, हमारी वस्तुएं बाहर जा रही हैं, तो हमारा जो एक उपभोक्ता संस्कृति है उसका विस्तार हो रहा है। वो आक्रामक है या नहीं है, यह आपको बताना है, या आक्रामकता के साथ इसमें दूसरे पक्ष भी हैं, यह आपको बताना है। लेकिन यह प्योरली इकोनॉमिक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? एकदम प्योरली इकोनॉमिक्स का सवाल है। यह आपका जीएस 1 में क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, ये देखो आपके सामने ही है, कुछ अलग तो नहीं बता रहा, आपके सामने है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इस बार के हैं। अभी मैं जीएस 1 पे ही हूं। जीएस 1 का क्वेश्चन नंबर 18, 250 वर्ड्स का 15 नंबर का सवाल। हाउ डू यू अकाउंट फॉर द ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्रीज गिवन दैट देयर आर इंक्रीज्ड हेल्थ कंसर्न्स इन मॉडर्न सोसाइटी? इलस्ट्रेट योर आंसर विद द इंडियन एक्सपीरियंस। आधुनिक समाज में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ने के बावजूद फास्ट फूड उद्योग बढ़ा है, इसे आप कैसे देखते हैं? किसी उद्योग का विकास, एक फास्ट फूड उद्योग का विकास, ये कैसे आएगा? अच्छा, आप कहेंगे सर ये तो इकोनॉमिक्स नहीं लग रहा। मैं इसका सोर्स बताता हूं, ये सवाल आया कहां से है। ये सवाल आया है इस साल के इकोनॉमिक सर्वे से। तो बेटा ये फास्ट फूड इंडस्ट्री का विकास जो है ये कहां पर है? इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। तो ये सवाल आपसे पूछा भले ही जीएस 1 में गया है, इसका सोर्स लेकिन इकोनॉमिक सर्वे है। ये सवाल आया कहां से? ये मुद्दा, ये डिस्कशन, ये डिबेट शुरू कहां से हुआ? ये भारत के इकोनॉमिक सर्वे से हुआ। ठीक है, ये भारत के इकोनॉमिक सर्वे से ये चैलेंज जो है, ये प्रक्रिया शुरू हुई, ये डिस्कशन शुरू हुआ। तो भाई ये पूरा का पूरा इश्यू जो है ये भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में, इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। आप इसके समाधान भी क्या बताओगे? इस इंडस्ट्री पे आप टैक्स बढ़ा सकते हो। समाधान क्या है? समाधान भी आपके इकोनॉमिक है। आप टैक्स बढ़ा सकते हो, आप इसके लिए नियम बना सकते हो कि ये अपने इंग्रेडिएंट्स घोषित करे, आप पारदर्शिता की भावना ला सकते हो। तो आपके सारे के सारे समाधान इकोनॉमिक हैं। तो आपका क्वेश्चन आपको लग सकता है कि हेल्थ पे आधारित है या ऐसा कुछ है, लेकिन वास्तविकता में ये सवाल जो है ये भी इकोनॉमिक सवाल है, क्योंकि ये आया ही इकोनॉमिक सर्वे से है। तो आपके क्वेश्चन, आपके जीएस 1 में अभी तक हम 4 सवालों पे आ गए, 19वां सवाल, 5वां सवाल आपके जीएस 1 में। 20 सवाल होते हैं केवल, 5 सवाल हो गए हमारे जीएस 1 में ही। अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ विद एम्फेसिस ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कुड कम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद पुअर पीपल्स नीड इन अ कंट्री लाइक इंडिया। यार ये तो प्योर इकोनॉमिक सवाल है, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास हासिल करना भारत जैसे देश में गरीब लोगों की जरूरतों के साथ टकराव में आ सकता है। सतत विकास एक, ये आप कह सकते हो ये वो टॉपिक है जो एनवायरनमेंट वालों का भी है, इको वालों का भी है। लेकिन गरीबों की जरूरतों के साथ टकराव, ये तो प्योरली इकोनॉमिक है कि नहीं है? ये आपको एनवायरनमेंट का टीचर नहीं पढ़ाएगा, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा।
यह आपको इकोनॉमिक्स वाला टीचर पढ़ाएगा कि भैया आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो करना है उसके मार्ग में जो चुनौतियां आती हैं, गरीबों के साथ वो कैसे टकराती हैं, गरीबों के हितों के लिए। आपको याद होगा मैंने इको की क्लास में कितनी बार पढ़ाया है कि भाई भारत को तो उत्सर्जन करना पड़ेगा क्योंकि हमको विकास करना है। अभी ये कितनी क्लासेस में आपको पढ़ाया है मैंने, वही चीज आपको यहां पर बतानी है। तो ये तो इकोनॉमिक्स का सवाल है, कैसे इकोनॉमिक्स का सवाल नहीं है, ये प्योरली इकोनॉमिक्स का सवाल है आपके। तो 5 क्वेश्चन आपको मैंने GS1 में दिखा दिए, 5 क्वेश्चन GS1 में दिखा दिए कि नहीं दिखा दिए। 3 क्वेश्चन 10 नंबर के, 2 क्वेश्चन 15 नंबर के, 50 नंबर का आपका GS1 250 नंबर का था जिसमें इकोनॉमिक्स होता भी नहीं है, उसमें 50 नंबर का बेटा इकोनॉमिक्स आया है GS1 में। सीधा GS1 में डायरेक्ट आपका जो है आपका ये 50 नंबर का इकोनॉमिक्स आपको वहां पर देखने को मिलेगा। GS2 पे आते हैं। GS2 में क्वेश्चन नंबर 6, महिलाओं की सामाजिक पूंजी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को सामने को बढ़ाने में सहायक है कि महिलाओं का सोशल कैपिटल, यह आपको क्या बताना है? आपको बताना है महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपको बताना है महिलाओं का माइक्रो फाइनेंस, यही बताना है और कुछ नहीं बताना है इसमें आपको, है ना। आपको बताना है महिलाओं के कोऑपरेटिव्स। कौन से विषय में आते हैं भाई ये सारे के सारे? कौन सा टीचर पढ़ाएगा आपको? इकोनॉमिक्स का टीचर पढ़ाएगा या कोई और पढ़ाएगा? ये आपको इकोनॉमिक्स वाला टीचर पढ़ाएगा ना भाई। महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या हैं, महिलाओं के माइक्रो फाइनेंस क्या है, महिलाओं के लिए स्पेशल लेंडिंग, महिलाओं के लिए आप जो है आप विशेष ऋण की योजनाएं लेकर आ रहे हो, कौन पढ़ाएगा? इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कैसे नहीं है? ये प्योरली इकोनॉमिक्स का सवाल है। GS2 का क्वेश्चन नंबर 6 प्योर इकोनॉमिक्स। एक बार फिर से GS2 का क्वेश्चन नंबर 14 15 नंबर का सवाल, भारत में नियोजित विकास के संदर्भ में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के विकसित हो रहे स्वरूप का परीक्षण कीजिए। हाल के सुधारों ने भारत में राजकोषीय संघवाद को कितना प्रभावित किया है? यार मतलब अब इस पे तो मुझे बताने की भी जरूरत है क्या? 2 चीजें पूछी हैं, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध इको, केंद्र राज्य राजनीतिक संबंध पूछता, राज्यपाल की भूमिका पूछता तो पॉलिटी होता। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध पूछे हैं, प्योर इको है, एकदम प्योर इकोनॉमिक्स है। आपको पूरा का पूरा कि भाई जो आपका फाइनेंस कमीशन है वो किस तरह से राज्यों से सलाह मशवरा कर रहा है, राज्य किस तरह से अपने इनपुट्स उसको दे रहे हैं, पूरा का पूरा वही आएगा आपका, पूरा प्योर इकोनॉमिक्स है। ठीक है। इसके अलावा भारत में फिस्कल फेडरलिज्म, आपका जो कोऑपरेटिव संघवाद है, यानी कि आपका जो माफ कीजिएगा राजकोषीय संघवाद है, नॉर्मल संघवाद नहीं पूछा है, राजकोषीय संघवाद पूछा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये राजकोषीय संघवाद जो है इस पर तो आपको बहुत सीधे सीधे तरीके से समझना पड़ेगा भाई, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। प्योर इकोनॉमिक्स का सवाल है, 250 वर्ड्स का है, 15 नंबर का सवाल आपका हो गया भाई। आगे चले, GS2 क्वेश्चन नंबर 14, तो GS2 का भी तीसरा सवाल हो गया हमारे लिए अब इकोनॉमिक्स का ये। भारत में नियोजित अच्छा ये तो दोबारा लिख दिया क्या मैंने, क्षमा कीजिएगा, हाँ ये गलती से 14वां सवाल में एक ही स्लाइड 2 बार आ गई, माफ कीजिएगा। GS2 क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। समकालीन विकास मॉडल में निर्णय लेने और समस्या समाधान की जिम्मेदारियां सूचना के स्रोत और क्रियान्वयन के निकट नहीं होती और यह विकास के उद्देश्यों को विफल कर देती है। समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। कंटेम्परेरी डेवलपमेंट मॉडल्स जो है उसमें डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन है उसके नजदीक नहीं होता। तो आपको बताना है कि हमारे यहां किस तरह से क्या हो रहा है, केंद्रीयकृत प्लानिंग होती है और इसके लिए आपको जितने एग्जाम्पल मिलेंगे वो सारे के सारे आपको इकोनॉमिक मिलेंगे। तो आपको सारे इसमें इकोनॉमिक एग्जाम्पल मिलने वाले हैं। प्योर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, कोई डाउट ही नहीं है। आजकल का जो हमारे डेवलपमेंट मॉडल है उसमें डिसीजन कहीं और लिया जाता है और इंफॉर्मेशन जो होती है, ग्राउंड इंफॉर्मेशन, वो कहीं और होती है। तो आपको उसकी आलोचना करनी है। ये आपका प्योर इकोनॉमिक्स का सवाल है यार। ये आपको मैं बताऊंगा इकोनॉमिक मॉडल, जब मैं आपको समझाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। GS3 तो खैर ऑब्वियस है, GS3 में हम जल्दी से आते हैं। मानव विकास, GS3 तो खैर इकोनॉमिक्स का सवाल है। मानव विकास सूचकांक HDI और आपका IHDI में भेद कीजिए। IHDI बेहतर कैसे है, इकोनॉमिक्स का सवाल, प्योर इकोनॉमिक्स, 10 नंबर का सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? हाँ जी, अब क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कौन सी चुनौतियां हैं जब दुनिया स्वतंत्र व्यापार और बहुपक्षीयता से दूर होकर संरक्षणवाद और द्विपक्षीयता की तरफ बढ़ रहा है। ये तो इकोनॉमिक्स के नाम से पूछा ही गया है, तो इकोनॉमिक्स है ही है। ये तो 10 नंबर का इकोनॉमिक्स का सवाल है ही है। क्वेश्चन नंबर 3,
किसानों द्वारा उच्च मूल्य वाली फसलों के चयन के निर्णय को प्रभावित कौन कौन करता है? इकोनॉमिक्स का ही सवाल है। ये तो GS3 के पेपर है तो इसमें डिस्कस नहीं कर रहा, आपको पता ही है कि ये तो इकोनॉमिक्स का होना ही होना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्वेश्चन 4, कृषि वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्र और महत्व के विस्तार से व्याख्या कीजिए। यह भी आपका प्योर इकोनॉमिक्स का सवाल है जी। आगे बढ़े, अब आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका GS3 का ही पेपर है तो ये तो इकोनॉमिक्स के ही है कि आपका राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है भारत में राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन के आकलन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए रिपीट देखिए, आपका जो राज्यों का राजकोषीय संबंध है केंद्र के साथ और उनका आपस में, उस पर एक ही साल 2 सवाल पूछे गए हैं। एक आपका GS2 में पूछा गया, एक आपका GS3 में पूछा गया। तो आपके कुछ टॉपिक अगर सॉलिड हैं, कॉन्क्रीट हैं, तो आपको एक ही साल में 2-2 सवाल देखने को मिल रहे हैं उससे, ठीक है। इससे राज्यों को विवेकपूर्ण तथा संपोषणीय राजकोषीय नीतियों को अपनाने के लिए कैसे प्रोत्साहित करते हैं, यह भी आपका GS3 का सवाल है, ऑब्वियस है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन आपका जो PLI योजना है उसकी विवेचना कीजिए, उपलब्धियां क्या हैं, इसकी कार्य पद्धति और परिणाम में कैसे सुधार किया जा सकता है। 15 नंबर का सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड इको है, पर ये GS3 है, इस पे हम टाइम नहीं दे रहे क्योंकि GS3 तो इको होता ही है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 14, एग्जामिन द स्कोप ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। आप जो है भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार का परीक्षण कीजिए, इसमें रोजगार अवसरों को सृजित करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यह बात क्लियर है, यह स्पष्ट है। अब देखिए इसमें जो है सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनने का लक्ष्य रखा है भारत ने, तो इसके सामने क्या चुनौतियां हैं, सेमीकंडक्टर मिशन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्योर इकोनॉमिक्स का सवाल है। अभी एक सवाल और है जो इकोनॉमिक्स में मैंने सॉल्व कराया था, मैंने यहां नहीं लिखा है क्योंकि वो कंफ्यूजिंग है, तो मैंने कहा छोड़ देते हैं। जो भूजल मिशन है एक, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। भूजल पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी मैं आपको इको में पढ़ाता हूं। सेमीकंडक्टर उद्योग में जो विकास हो रहा है वो तो प्योरली इकोनॉमिक है। अगर सेमीकंडक्टर काम कैसे करता, यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, लेकिन सेमीकंडक्टर उद्योग का विकास कैसे हो रहा है, उसमें क्या चुनौतियां हैं, क्या उसमें दिक्कतें आ रही हैं, ये तो प्योरली इकोनॉमिक है आपका। ये प्योरली इकोनॉमिक सवाल है कि नहीं है? तो आपका GS4 में तो आप GS3 में माफ कीजिएगा, GS3 में तो आप कह सकते हो कि यार हमारे जो है 8 सवाल इकोनॉमिक्स के थे, तो 100 या फिर 8 या 9, अगर आप भूजल वाला भी मान लोगे तो 9 हो गया, 115 नंबर का हो गया। अगर आप उसको नहीं भी मानते हो तो भी 8 सवाल 100 नंबर के आपके इकोनॉमिक्स से माने जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। GS4 पे आते हैं। GS4 यानी कि एथिक्स का पेपर। क्या एथिक्स के पेपर में भी इस बार इकोनॉमिक्स पूछा गया है? क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये सवाल पढ़िए। अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन है तो इसको हिंदी को मैंने एक स्लाइड पे हिंदी है, दूसरे स्लाइड पे अंग्रेजी है। चलिए, भारत विश्व की उभरती हुई आर्थिक शक्ति है क्योंकि IMF के अनुमान के अनुसार इसने विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया है। तथापि यह देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में आवंटित धनराशि का या तो कम उपयोग किया जाता है या फिर उसका गलत उपयोग किया जाता है। इस संबंध में जवाबदेही सुनिश्चित करने, लीकेज रोकने तथा निकट भविष्य में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने के लिए आप क्या विशिष्ट उपाय सुझाएंगे? क्या आप में से किसी को भी लगता है कि यह सवाल इकोनॉमिक्स का नहीं है? कि आप जो फंड एलोकेशन कर रहे हो, उस फंड एलोकेशन का टारगेटेड इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप फंड या फिर उसका मिसयूज हो जा रहा है, वो गलत तरह से यूज हो रहा है, मितव्ययिता जो आपकी है वो नहीं उसमें बढ़ती जा रही है, उसमें वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो जा रहा है। ये तो आपका पूरी तरह से यार इकोनॉमिक्स है। ये कैसे इकोनॉमिक्स नहीं है? ये तो 100% इकोनॉमिक्स का सवाल है। तो आपको जो है इसको भी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक दृष्टिकोण से ही इसका उत्तर देना है। ये बात क्लियर है? ये तो प्योरली इकोनॉमिक्स का सवाल है। इसमें आपको उपाय बताने हैं कि भाई जो फंड, जो आपकी योजना बन रही है वो आप किस तरह से आगे बढ़े और उसमें कैसे आपके फंड का दुरुपयोग ना हो, और इसके अलावा दुनिया में हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी कैसे बन जाए उसका तरीका बताइए। प्योर इकोनॉमिक्स सवाल है आपका। इस बार एथिक्स के पेपर में भी 10 नंबर का सवाल आपसे इकोनॉमिक्स से पूछा गया है। तो जैसा कि आपको मैंने यहां पर एक दिखाया, आप अगर देखने की कोशिश करें, यहां से मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूं, जल्दी से शुरुआत से हम चलते हैं। तो आप यहां पर देखते चले जाएं, अगर ये देखिए, अगर हम शुरुआत से देखते चले जाएं तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां पे आप देखते चलिएगा। पहला क्वेश्चन आपका GS1 से, दूसरा क्वेश्चन GS1 से, तीसरा क्वेश्चन GS1 से, चौथा क्वेश्चन GS1 से, पांचवा क्वेश्चन GS1 से। GS1 में 5 सवाल इकोनॉमिक्स के। GS2 में ये आपका छठा क्वेश्चन GS2 से, 7वां क्वेश्चन GS2 से,
7वां क्वेश्चन गलती से स्लाइड 2 बार आ गई है, गिना मैंने एक ही बार है, देखो यहां भी 7वां है, समझना कि मैं नंबर में गड़बड़ कर रहा हूं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन GS2 से और आपका 8वां क्वेश्चन, फिर 3 सवाल आपके GS2 से, 3 सवाल GS2 से। इसके अलावा आपके 9वां क्वेश्चन, ये भी जो है 2 बार लिखा है लेकिन काउंट देखिए 9 ही किया है, गलती से स्लाइड कॉपी हो गई है। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां सवाल, यानी कि आपके कितने 8 सवाल, 8 सवाल आपके सीधा सीधा 5, 3, 8। अगर हम GS वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करते चले जाएं इस पूरे प्रोसेस का, तो हम कहां पहुंचेंगे भाई? अगर हम इसका GS वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करते चले जाएं तो आपका GS1, GS2, GS3 और GS4। GS1 में आपके आए 5 सवाल, GS2 में आपके आए 3 सवाल, GS3 में आपके आए 8 सवाल और GS4 में आपके आया 1 सवाल। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो टोटल जो है हम देखेंगे कि आपसे 17 सवाल पूछे गए हैं इस बार, जो इंडियन इकोनॉमी या फिर जो इकोनॉमिक्स का आप जो कोर्स पढ़ते हैं उससे ये पूछे गए हैं। अगर आप GS1 के प्रश्न देखेंगे तो हम अगर इसके अंक भी एक बार कैलकुलेट कर लें, चलिए आइए फटाफट एक बार मार्क्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। GS1 के कितने 5 क्वेश्चन थे, ये 10 नंबर का है, पहला क्वेश्चन 10, दूसरा 10, क्वेश्चन नंबर से समझ आ जाएगा ना, पहले 10 क्वेश्चन जो होते हैं, तीसरा 10 नंबर का, ये 15 नंबर का और ये भी 15 नंबर का। तो आपका GS1 से आया है 60 नंबर का। आइए एंट्री करते चलते हैं। तो GS1 से आपका आया है 60 नंबर का। यहां GS3 का मेरे को पता है 100 नंबर का है, ये भी आपका 10 नंबर का है, तो 170 तो हो ही गया आपका। अगर हम GS2 में देखें तो आपका क्लियरली ये 40 नंबर का है ना, GS2 में 40 नंबर का पेपर आपसे पूछा गया है, 210 नंबर का। यही मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि आपके सामने मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। अभी याद रखिए, इसमें आप देखेंगे कुछ और लोग भी कह रहे हैं, तो वो एस्से को भी काउंट कर रहे हैं कि अरे एस्से भी हमारे ही टॉपिक से आया है। एस्से का पेपर देखिए, वो किसी का टॉपिक नहीं है, वो वास्तविकता में ओपन एंडेड है, आप उसमें अपने हिसाब से कुछ भी तर्क दे सकते हैं, वो हमने यहां पर नहीं किया है। अगर मैं एस्से वाले टॉपिक्स को भी गिनना शुरू कर दूं तो ऑब्वियसली इसमें एक एस्से क्योंकि 125 नंबर का होता है, तो मैं सीधे सीधे 125 नंबर और ऐड कर सकता हूं, वो मैं नहीं करना चाहता। तो बहुत सीधी सीधी बात है, यह याद रखिए कि केवल GS के 1, 2, 3, 4 पेपर्स में ही 210 नंबर का इकोनॉमिक्स आया है। तो बेटा कुल मिला के बात इतनी है कि जिन बच्चों को इकोनॉमिक्स से डर लगता है, ठीक है, वो इस डर को छोड़ें, है ना। इस डर का कोई इलाज नहीं है, अब जो है इसको छोड़ना कोई समाधान नहीं है। इकोनॉमिक्स को छोड़ के अब आपका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो सकता। एक जमाना था जब इकोनॉमिक्स ज्यादा नहीं आती थी, थोड़ी सी आती थी, बच्चे जो है सोच लेते थे कि छोड़ देते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है, बहुत कठिन है। इकोनॉमिक्स जो है वो मुश्किल नहीं है, वो बहुत आसान, बहुत सरल विषय है। खासतौर पर मेंस की तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपको केवल 3 हफ्तों के अंदर मेंस की पूरी इकोनॉमिक्स खत्म करा दूंगा, केवल 3 हफ्तों के अंदर। प्रीलिम्स वाली में लगता है 1.5-2 महीना लगता है, लेकिन मेंस की पूरी इकोनॉमिक्स जो है वो आपकी 3 हफ्तों के अंदर खत्म हो जाती है। ये 210 के 210 नंबर आप जो है अटेम्प्ट करके आओगे और जो बेस्ट पॉसिबल मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे अगर आप इसमें बहुत बेसिक सिंपल तरीके जो मैं आपको सिखाऊंगा वो फॉलो करेंगे। तो याद रखिए, अगर आप में से कोई सोच रहा है कि यार इकोनॉमिक्स पे थोड़ा कम पढ़ेंगे, कम फोकस करेंगे, वो आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी के दौरान इकोनॉमिक्स के लिए मेरी सहायता लेना चाहते हैं, हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ, तो याद रखिए हमारा सब्सक्रिप्शन आपको 19,999 का मिल सकता है। अतुल जैन नाम का मेरा आप कोड लगा सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको यह दाम मिलेगा। याद रखिए यह ऑफर केवल आज तक है। देश के सबसे बेहतरीन शिक्षक हैं, इकोनॉमिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा। अभी जल्दी ही कुछ दिनों बाद मेरा बैच शुरू हो रहा है इकोनॉमिक्स का, तो जल्दी जुड़ जाइए, तुरंत आप उसमें आ जाएंगे और आपको जो है पूरा प्रीलिम्स, पूरा मेंस, पूरे इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी। कंप्लीट सीसैट आपको कराया जाएगा और आपको प्री मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो आज ही जुड़ जाइए और बिल्कुल अच्छे से एक प्रोफेशनल तरीके से अपनी तैयारी को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।